एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 हमारी यहाँ पर आज स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हम यूनिट 9 तक कंप्लीट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ हमने जो भी यूनिट पढ़ी है उसको कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1, 2, 4 और 8, 9 ये यूनिट हम पढ़ चुके हैं, और जो भी प्रैक्टिकल वाली यूनिट हैं उनको हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है थ्योरी जिसमें ज़्यादा है वो हमने पढ़ ली है। ये हमारी 10 यूनिट है और इसको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। थोड़ा सा बीच में गैप हो रहा है, इसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि अभी बस क्या ही बताऊँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है डेली, इसलिए मैं नहीं कर पाती। तो प्लीज़ आप सपोर्ट बनाए रखें, आप शेयर करते रहें, आप अच्छे से रिवीजन करते रहें तब तक जो भी पिछली क्लासेज हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है आगे की क्लास कंटिन्यू करने के लिए। और यूनिट 10 है, मैं कंप्लीट कराऊंगी ही, लेकिन आप प्लीज़ सपोर्ट बना के रखिए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट 10 है हायर एजुकेशन यानी कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय, दुनिया का पूरे विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय 700 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पर है? भारत के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, तक्षशिला में स्थापित किया गया था। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। सबसे पहले याद रख लेना है कि दुनिया का फर्स्ट जो विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर है शायद, है ना, बिहार के अंदर है। और नालंदा महाविद्यालय की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कोलकाता में सन 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान, भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कोलकाता में हुई। कहाँ पर? 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और वहीं से ही अंग्रेजी हायर एजुकेशन की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार 1854 ईस्वी में आए चार्ल्स वुड डिस्पैच में किया गया था। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार कब आया था? तो 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, जिसे अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है, 1854 में जो आया था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो ज़रूर थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानते होंगे। इसके तहत कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था उसी के अकॉर्डिंग 1857 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास 3 जगहों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। आगे देखते हैं, सन 1943 तक भारत में विश्वविद्यालय की संख्या 12 हो गई और कॉलेजों की संख्या कितनी हो गई? 75। ठीक है, 1943 आते आते भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 12 हो जाती है और कॉलेज कितने हो गए? 75 हो गए। सन 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के संदर्भ में पहला प्रयास थी। ठीक है, सन 1944 की सन 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट जो आई थी वो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के संदर्भ में पहला प्रयास थी। सन 1948 में सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान संबंधी जरूरतों को पूरा करने व उनकी देखरेख करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। यूजीसी नेट आप सभी जानते हैं, यूजीसी बिल्कुल जो नेट की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट हमारे मुंह पे ही रहता है। तो 1948 में सबसे पहली बार इसकी क्या की गई थी? स्थापना करने की बात की गई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राधाकृष्णन की
अध्यक्षता में, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। आगे चलते हैं। सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 में डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में, डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में पहली अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। ठीक है, सन 1964 में डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में पहली अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 ने उच्चतर शिक्षा का विस्तार, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, प्रासंगिक व रोजगार उन्मुख उच्चतर शिक्षा बनाने हेतु सुझाव दिए थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 ने उच्चतर शिक्षा का विस्तार, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, प्रासंगिक व रोजगार उन्मुख उच्चतर शिक्षा बनाने हेतु सुझाव दिए थे। किसने? 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये 1976 में ऐसे बहुत सारे संशोधन हुए थे हमारे संविधान में, है ना, इसीलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसके बाद में जो भी संविधान इसको लागू किया गया था, मतलब बहुत सारे इसमें संशोधन हुए थे। मतलब एक मिनी संविधान सा बना दिया गया था। ठीक है, छोटा संविधान का रूप दे दिया गया था उसको। तो ये 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आया। इसमें शिक्षा को राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया था। पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी, राज्य ही उस पर अपना निर्णय ले सकता था, लेकिन 1976 में इसे समवर्ती सूची का हिस्सा बना दिया गया। अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही निर्णय ले सकते हैं, दोनों ही अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, जिससे राज्य व केंद्र इस विषय पर निर्णय करने के अधिकारी हो गए हैं। भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग, तो ये आयोग हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये आयोग आपको याद रख लेने हैं, जहाँ से इम्पोर्टेंट है मैंने वो सारे यहाँ पर रख लिए हैं। भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग। मैकाले का स्मरण पत्र, मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, ये गवर्नर जनरल रह चुके थे। ठीक है, तो मैकाले ने सरकार के सीमित संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम बताया था। मतलब जो मैकाले का स्मरण पत्र आया था उसमें इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाना चाहिए, यहाँ के भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा को इन्होंने सर्वोत्तम बताया था। ये याद रख लेना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वुड्स डिस्पैच, यानी कि वुड का डिस्पैच, ये 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये अभी हम ऊपर पढ़े थे। वुड का डिस्पैच स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। वुड का जो डिस्पैच आया था उसने स्त्री शिक्षा पर बल दिया था और व्यावसायिक शिक्षा पर। व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप भले ही देखो, खाली किताबें रटने से या पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके आगे जाकर वो किसी व्यवसाय या कोई आप प्रोफेशन नहीं कर सकते, कुछ स्किल नहीं सीखी अगर आपने, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई का, अगर हमारे आगे काम ही नहीं आई तो। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर इसने बल दिया था। वुड्स डिस्पैच ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रख लेना है। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग की गई और 1857 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में भी विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। आगे देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर शिक्षा आयोग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर शिक्षा आयोग 3 फरवरी 1882। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर शिक्षा आयोग बहुत बार पूछा जाता है। ये कब आया था हंटर शिक्षा आयोग? तो 3 फरवरी 1882 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो हंटर शिक्षा आयोग था उसने क्या कहा था कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का सुधार होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। मतलब प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने क्या रखा था, अपने केंद्र में रखा था और उस पर बात की थी। माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, ये भी हंटर शिक्षा की तरफ से सुझाव दिया गया था।
हंटर शिक्षा ने सुझाव दिया था कि माध्यमिक जो शिक्षा है उसके भी दो भाग होने चाहिए। एक तो होना चाहिए साहित्यिक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए और दूसरा होना चाहिए व्यवहारिक विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए। ठीक है, व्यवहारिक यानी कि जो विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण कर सके, जो कुछ स्किल उसमें सीखी जा सके और आगे उनके व्यवहार में वो काम आ सके। आगे चलते हैं विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी। विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना, विश्वविद्यालय आयोग 1902, इसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं सैडलर आयोग। सैडलर आयोग में क्या क्या हुआ था? कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सैडलर आयोग को कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। 1917 ईस्वी में ये आया था। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। सैडलर आयोग ने सुझाव दिया था कि जो स्कूली शिक्षा है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। ये सैडलर आयोग ने सुझाव दिया था। आगे देखते हैं हार्टोंग समिति 1929 ईस्वी। ठीक है, हार्टोंग समिति 1929 ईस्वी। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालयों को समिति ने माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर ही रोक कर, इन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो विद्यालय हैं उनको माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर ही रोक कर उन्हें व्यवसाय किया जाए, फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया। ठीक है, उन्हें व्यावसायिक बना देना चाहिए। जो भी माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्हें हमें व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, औद्योगिक शिक्षा देने का इन्होंने सुझाव दिया था। इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1935 में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था ये किसके कहने पर हुआ था? तो हार्टोंग समिति के कहने पर हुआ था, जो कि 1929 में आई थी। सार्जेंट शिक्षा योजना। सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 ईस्वी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दो भाग होने चाहिए। ठीक है, सार्जेंट शिक्षा योजना का कहना था कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दो भाग होने चाहिए, विद्या विषयक शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, विद्या विषयक शिक्षा, एक तो विद्या मतलब विद्या ग्रहण करने के लिए विषयों पर आधारित, और एक तकनीकी या फिर व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। आपने देखा है कि यहाँ पर जितने भी आयोग हैं मोस्टली सब व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ही बल दे रहे थे, क्योंकि जो पढ़ाई है वो केवल हमारी सिर्फ दिमाग में सीमित ना रह जाए, वो हमारी ज़िंदगी में भी आगे काम आनी चाहिए, हम अच्छे से अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, उसके लिए काम आनी चाहिए। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाना चाहिए, गृह विज्ञान, होम साइंस जिसको बोलते हैं, सभी जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, आजकल फिर इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, नहीं तो इसका बीच में बहुत बढ़ गया था। तो 1944 ईस्वी में इसका गृह विज्ञान को जोड़ने की, ये विषय जोड़ने की बात की गई थी। राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये नवंबर 1948 में आता है। ठीक है, राधा कृष्णन के नाम पर यह आया था, जिनके नाम से ही हम जो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये राधा कृष्णन जो थे उनके जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नवंबर 1948। उच्चतर शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य होने चाहिए। राधा कृष्णन आयोग ने सुझाव दिया था कि उच्चतर शिक्षा के मुख्यतः 3 उद्देश्य होने चाहिए, सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, एक तो सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए यूजीसी का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने यूजीसी के गठन करने पर बात की थी। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातक जो बीए एमए वगैरह बीए वगैरह आप करते हो, बीए बीएससी आप जानते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो सिलेबस है उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? 3 वर्ष की, जो अभी तक चला आ रहा है। आगे देखते हैं मुदालियर आयोग।
तो मुदालियर आयोग क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है, मुदालियर आयोग को। ये 23 सितंबर 1952, ठीक है, 23 सितंबर 1952 को ये आया था मुदालियर आयोग। इसने वस्तुनिष्ठ जो एमसीक्यू में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यू पद्धति को अपनाने की इन्होंने बात की थी मुदालियर आयोग ने, ठीक है। एमसीक्यू आयोग, अगर एमसीक्यू की बात करें तो इसका सुझाव किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर विषय अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला या संगीत, ठीक है। उच्चतर जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में एक कोर विषय अनिवार्य रहना चाहिए, जैसे या तो गणित होना चाहिए, सामान्य ज्ञान, कला या संगीत। आगे यहाँ पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, ये 1958 में बनी थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में समानता लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दिए जाने की अनुशंसा की थी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 में, इस समिति ने क्या किया था? अपनी रिपोर्ट में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में समानता लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दिए जाने की अनुशंसा की थी। आगे देखते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग या फिर इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है, जो कि 1964 में बना था। कोठारी आयोग, डीएस कोठारी के नाम से इन्हें जानते हैं। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षक को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षक को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, मतलब उस पर कोई ये बंदिश नहीं होनी चाहिए कि उसको यही भाषा बोलनी है। उसको अपनी मातृभाषा में वो जो भी वहाँ के स्थान की भाषा है उसको प्रोत्साहन वहाँ पर मिलना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली होनी चाहिए, जहाँ सभी समुदाय के बच्चे एक साथ पढ़ सकें, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षक को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली हो, जहाँ सभी समुदाय के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। आगे आती है यहाँ पर ताराकुंडे समिति। तो ताराकुंडे समिति शिक्षा सभी लोगों के लिए, इसका ये नारा था कि शिक्षा सभी लोगों के लिए ताराकुंडे समिति ने दिया था। कुंड जैसे पानी का कुंड होता है ना, सार्वजनिक होता है, उसमें कोई भी जाके नहा सकता है, तो ये सभी लोगों के लिए, कुंड किसके लिए? सभी लोगों के लिए। 1978 ईस्वी में ये बना था कुंड, ठीक है। इस समिति ने चरित्र निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने का सुझाव दिया था। जो ताराकुंडे समिति है, इस समिति ने चरित्र निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने का सुझाव दिया। आगे आती है आचार्य राम मूर्ति समिति, ये 7 मई 1990 को बनती है, ठीक है। आचार्य राम मूर्ति समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। आचार्य राम मूर्ति समिति 7 मई 1990 को बनती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया। इस शिक्षा में सेमेस्टर पद्धति को अपनाया जाने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। आचार्य राममूर्ति समिति में, इस समिति में सेमेस्टर पद्धति, जो आजकल आप जानते हैं सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं, तो इस पद्धति को अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 86 की समीक्षा के लिए दिया गया था। 1990 में जो बनी थी आचार्य राममूर्ति समिति। यशपाल समिति, अगर यशपाल समिति की बात करें तो 15 जुलाई 1993 को बनती है, ठीक है। ये सारी समिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनसे बिल्कुल बोर मत होना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, नोट बना लेना। नहीं बना रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यशपाल समिति 15 जुलाई 1993 ईस्वी, विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करना या बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश करना, ठीक है। विद्यालय स्तर पर क्या होना चाहिए? आजकल आप देखते हैं कि बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चों में खुद में ही 5 किलो वजन है और उन पे 10-10 किलो के क्या लद रहे हैं, बैग लाद के ले जाते हैं। तो इतना सारा सिलेबस कम होना चाहिए, ये यशपाल समिति का सुझाव था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। बिना बोझ की शिक्षा की इन्होंने सिफारिश की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये 13 जून 2005 को बनता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शिक्षा के प्रारंभिक स्तर के अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 13 जून 2005 ईस्वी, शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता होनी चाहिए,
ये इन्होंने सुझाव दिया था, किसने? ज्ञान आयोग ने ज्ञान बांटा था। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये 2017 वाली है। 2017 में ये नीति बने, मतलब समिति बनी थी, लेकिन ये 2020 वाली आई थी। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के सुझाव पर ही 1920 वाली जो सॉरी ये 2020 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो स्कूली शिक्षा में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के विभिन्न अंग के रूप में शामिल करके एक बड़े पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन 2017 में ये बनी थी ये समिति। स्कूली शिक्षा में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के साथ साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के विभिन्न अंग के रूप में शामिल करके एक बड़े पुनर्गठन का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। और इसी के आधार पर हमारी 2020 की जो शिक्षा नीति है वो आई है, नई शिक्षा नीति के नाम से जिसे जानते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। सारी समिति आयोग हम पढ़ चुके हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर लेना और शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। अगर क्लास पसंद आती है तो बताना आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताना मुझे।